प्रणाम सर। प्रयाग दर्शन पे आपका स्वागत है। हम नया अभी शुरू कर रहे हैं प्रयाग आने वाले और प्रयाग में रह रहे लोगों के लिए कि प्रयाग को कैसे देखें, प्रयाग में उपस्थित चीज़ों को कैसे जानें। इस सिलसिले में हम आज पहली बार आपसे मिल रहे हैं। हम प्रयाग पे बात करेंगे, यहाँ की संस्कृति पे बात करेंगे, यहाँ की अर्थव्यवस्था पे बात करेंगे। पहले हम जानना चाहेंगे कि आपका बचपन कैसे गुजरा, आप प्रयागराज कैसे आए, प्रयागराज के विषय में आपने कैसे जाना, प्रयागराज या इलाहाबाद, मतलब जिस विषय में आप बोलना चाहें। नहीं, मेरे लिए प्रयाग जन्मभूमि है। मेरी ननिहाल चूँकि प्रयागराज में ही है, इसलिए मैं पैदा तो इलाहाबाद में ही हुआ। उन्नीस 1971 में मैं यहाँ से अपने गांव चला गया अपने पिता के साथ जी। और प्रारंभिक शिक्षा वहाँ लेने के बाद 1982 में मैं इलाहाबाद विश्वविद्यालय में दाखिल हुआ। अच्छा। और यहीं से मैं स्नातक हुआ, परास्नातक हुआ, विधि स्नातक हुआ और अंत में डिफिल की उपाधि प्राप्त की। इलाहाबाद विश्वविद्यालय से आपका अनुभव कैसा रहा? कौन लोग पढ़ा रहे थे? देखिए, इलाहाबाद विश्वविद्यालय, अगर मैं सच कहूँ तो इलाहाबाद विश्वविद्यालय की आखिरी बहार हमने देखी है। आखिरी? जी, आखिरी बहार मैंने देखी है, जब विभाग अध्यापकों के नाम से जाने जाते थे। क्या बात। आज मैं देखता हूं तो अध्यापक विभाग के नाम से जाने जा रहे हैं। यह परिवर्तन मेरे सामने होता दिख रहा है। तो बड़ी बात बोली आपने, विभाग अध्यापकों के नाम से जाने जा रहे हैं। उसका कारण क्या समझ में आता है आपको? क्या इलाहाबाद की जलवायु बदल गई, या पूरा यहाँ का वातावरण बदल गया, या लोगों के सोचने समझने की स्थितियाँ बदली? नहीं, इसके कई कारण हैं। एक तो तमाम कार्यक्षेत्रों में जो एक विश्वविद्यालय में हम जिन आदर्श और मूल्यों के साथ आए थे, उनका अवमूल्यन, परीक्षा में धांधलियां, सत्र का लेट होना और कक्षाओं में या यूं कहें कि कक्षाओं के प्रति छात्रों की अरुचि, ये मैं मूल कारण देखता हूं इलाहाबाद विश्वविद्यालय के शैक्षिक वातावरण में गिरावट के। सर, जैसे अभी हम लोग जहाँ बैठे हैं, या इलाहाबाद म्यूजियम या इलाहाबाद संग्रहालय की आपकी ऑफिस में बैठे हुए हैं, मैं ये जानना चाह रहा था कि संग्रहालय जो एक ये वाक्य है, ये शब्द है, इस शब्द से आप कैसे जुड़ते हैं, या इस शब्द का आपके जीवन में क्या रोल रहा है? देखिए, या संग्रहालयों से और लोग जो जुड़ना चाह रहे हैं, वो किस तरीके की पढ़ाई कैसे क्या करके आ सकते हैं? संग्रह मानवीय प्रवृत्ति है। संग्रह करना तो मानवीय प्रवृत्ति है, और चूंकि मैंने विषय के रूप में प्राचीन इतिहास, संस्कृति और पुरातत्व को अपने अध्ययन क्षेत्र का विषय बनाया, इस कारण से संग्रहालय और उसमें रखी हुई वस्तुओं, कलाकृतियों के प्रति उन्हें जानने का, समझने का एक रुझान पैदा हुआ। इस कारण से मैं संग्रहालय से जुड़ा। मैं इलाहाबाद संग्रहालय में 1997 में आया। इसके पहले इसके पहले मैं इलाहाबाद विश्वविद्यालय से डिफिल करने के बाद लगभग
4 साल तक वहाँ के बीए तृतीय वर्ष की कक्षाओं को पढ़ाता रहा, गेस्ट फैकल्टी के रूप में। जी लेकिन मैंने क्लास लिया। जी फिर बाद में मैं यहाँ एक परियोजना के माध्यम से जुड़ा, और वो परियोजना थी इलाहाबाद का साहित्यिक एवं सांस्कृतिक इतिहास अध्ययन परियोजना। अच्छा। उस परियोजना के तहत ये परियोजना कब शुरू हुई थी? ये परियोजना तो बहुत पहले, जहाँ तक मेरी जानकारी है 1992-93 में हुई थी। अच्छा। लेकिन मेरी नियुक्ति एक शोध सहायक के रूप में इस परियोजना में 1997 में हुई। और उस परियोजना के माध्यम से मुझे बहुत सारे साहित्यिक हस्तियों से मिलने, जुड़ने, जैसे कुछ नाम, और उन्हें सुनने का सुअवसर प्राप्त किया। और यही नहीं, उनके व्याख्यान को आयोजित करने का भी सुअवसर प्राप्त हुआ। तो जैसे उस समय उपस्थित कौन कौन से साहित्यकारों से मिले, उनकी नज़र में इलाहाबाद कैसे रहा होगा? सच कहूँ तो उन दिनों संग्रहालय साहित्यिक और शैक्षिक गतिविधियों का एक बहुत बड़ा अड्डा बन चुका था। मुझे याद है कि जब कोई कार्यक्रम होता था तो गैलेक्सी ऑफ स्कॉलर्स, जिसमें सर्जक भी थे, आलोचक भी थे और चिंतक भी थे। मेरे गुरु प्रोफेसर गोविंद चंद पांडे जी उस समय यहाँ अध्यक्ष हुआ करते थे। अच्छा। और उनके सानिध्य में ये सारी गोष्ठियाँ और सभाएं हुआ करती थी। अगर स्थानीय तौर पर मैं नाम दूं तो प्रोफेसर राम स्वरूप चतुर्वेदी, बड़ा नाम है। दूधनाथ सिंह, वाह, अभी उनकी जल्दी। सत्य प्रकाश मिश्र, हाँ। केशव चंद्र वर्मा, राम कमल राय जी, लक्ष्मीकांत वर्मा, बढ़िया परिचित, डॉक्टर जगदीश गुप्त, अरे, डॉक्टर रघुवंश। इन तमाम हस्तियों की उपस्थिति में प्रोफेसर राजेंद्र कुमार, डॉक्टर रघुवंश ने जायसी पे अच्छा काम किया था जी। इन तमाम हस्तियों की उपस्थिति में हमने संगोष्ठियाँ आयोजित की हैं, सुनी हैं, देखी हैं। अगर बाहरी विद्वानों का नाम लूँ तो विद्यानिवास मिश्र, लक्ष्मीमल सिंघवी, प्रोफेसर देवी प्रसाद चट्टोपाध्याय, सुप्रसिद्ध दर्शनविद, अशोक वाजपेयी, श्रीलाल शुक्ल, नेमीचंद्र जैन, शमसुर रहमान फारूकी, ऐसे तमाम हस्तियों का मैं नाम लूं। एक पूरी यूनिवर्सिटी थी आपके पास। यूं कहूं तो साहित्य की पूरी विरासत को, जितने नाम आपने गिनाए ये लंबे चौड़े, मतलब पूरे एक समझिए कि साहित्य के विश्वविद्यालयों के नाम है। ये पूरी विरासत को संजोने का काम इस संग्रहालय ने किया। सर, संग्रहालयों में लगातार पब्लिक की या और लोगों की आवागमन, या कहें कि इनको जानने की जो इच्छा है, धीरे धीरे खत्म होती जा रही है, या भीड़ कम दिखती है जितनी की। जैसे अभी महाकुंभ करीब है, तैयारियां जोरों शोरों पे हैं शहर में, कहीं मूर्तियां इधर से उधर लगाई जा रही हैं, कहीं कुछ हो रहा है। उस दौरान संग्रहालय क्या काम कर रहा है कि यहाँ पर लोग आएँ? क्योंकि संग्रहालय में इतिहास जानने के कई साक्ष्य हैं, कई चीज़ें मौजूद हैं। आपने अभी थोड़ी देर पहले ये बातचीत करते हुए कई बातें का जिक्र किया, बौद्ध के बारे में, हिंदू संस्कृति के बारे में, अलग अलग। और तो कैसे हम आकर्षित कर सकते हैं लोगों को, नई पीढ़ी को, कोई संग्रहालय में आएँ और यहाँ की चीज़ों को जाने? क्या संग्रहालय में कोई और अलग अलग व्यक्ति हैं जो सिखा सकते हैं लोगों को? जी, एक बड़ा प्रसिद्ध शेर है कि शौक है दीदार का तो नज़र पैदा कर। वाह जी। पहली बात तो मैं युवाओं से ये अपील करना चाहूँगा कि आप की जानने के प्रति दृष्टि कैसी है। आज जब हम
डिजिटल युग में चल रहे हैं, जी पूरी तरीके से सब कुछ, और एआई का समय आ गया है। जी कर लो दुनिया मुट्ठी में के नारे के साथ हर व्यक्ति के हाथ में एक मोबाइल है, बिल्कुल बिल्कुल सहमत। और उस पर सारी सूचना- इंफॉर्मेशन जी उपलब्ध है। ऐसे समय में आप अभिरुचि तब क्रिएट कर पाएंगे जब युवा पीढ़ी के अंदर वास्तविकता देखने की ललक हो। यानी आप कह रहे हैं वास्तविकता देखने की ललक और ये दृष्टि खत्म होती जा रही है। वो प्रातिभाषिक दुनिया में जी जी इतने व्यस्त हैं जी बिल्कुल सहमत हूँ। कि वो मौलिक देखने की कोशिश ही नहीं करते। कभी कभी तो ये सवाल भी मन में आता है, मौलिक जैसा बचा भी क्या है? अब सब तो एक डिजिटल हो गया है, एक स्क्रीन हो गई है हर तो जब वही मैं कह रहा हूँ कि अगर जब सब कुछ स्क्रीन पर उपलब्ध है, तो ऐसे में मौलिक देखने की इच्छा सिर्फ दो तीन तरीके के लोगों की होगी। जी एक वो जो उस पर शोध करना चाहते हैं, जी एक वो जो कला और सृजन से जुड़े हुए हैं, जी और तीसरा वो जो अपनी विरासत के प्रति थोड़ी जागरूकता या अभिरुचि रखते हैं, उनको सजोने के प्रति, उनको सजाने के प्रति, उन्हें संरक्षित करने के प्रति। तो क्या यही कारण था कि आप इतिहास और ये सब चीज़ों में जानने की इच्छा पैदा हुई आपके भीतर? जी बिल्कुल, क्योंकि मैंने बताया जैसा कि हमने जिन गुरुओं से पढ़ा, जी उन लोगों ने कभी ये नहीं कहा कि आप जाकर के गूगल कर लीजिए। हाँ बिल्कुल सही बात है। मुझे याद है कि हमारे विभाग में एक बड़े स्वनामधन्य प्रोफेसर होते थे, जसवंत सिंह नेगी। अच्छा अच्छा नेगी साहब हमारे एमए फाइनल की परीक्षा में इंटरनल एग्जामिनर थे, वाइवा में, और उन्होंने मुझसे एक प्रश्न किया कि कौटिल्य ने अर्थशास्त्र लिखा, लेकिन उसने बात उस पर राजनीति की, तो उसका नाम अर्थशास्त्र क्यों रखा? क्या बात है। हाँ ये तो एक समान जरूरी भी प्रश्न, एक जरूरी प्रश्न है ये। अब एमए के छात्र के पास इतनी बुद्धि कहाँ थी कि इतने ऊंचे लेवल पर जाकर सोच पाता। बिल्कुल। मैंने जो कुछ भी उस समय मेरे मस्तिष्क में आया, मैंने उन्हें उत्तर दिया, लेकिन उससे वो संतुष्ट नहीं थे। एक्सटर्नल एग्जामिनर थे प्रोफेसर लल्लन जी गोपाल। अच्छा। बीएचयू से। जी। जब सब कुछ खत्म हो गया, रिजल्ट निकल गया, मैं पास आउट हो गया, तो विभाग में था ही, नेगी साहब के पास गया। मैंने उनसे कहा, गुरुदेव आपने जो प्रश्न किया था उसका उत्तर क्या है? वाह, ये अच्छी बात है, रिजल्ट जानने के बाद आप गए भी। हाँ नहीं तो लोग वो देखिए, ये वो गुरु थे जिनके पास आप बैठ करके एक ही से साहित्य भी पढ़ सकते हैं, इतिहास भी जान सकते हैं, संस्कृति भी जान सकते हैं, राजनीति पर भी बात कर सकते हैं, और किसी भी विधा पर, उर्दू, अंग्रेजी, सारी विधा पर ये लोग बात करते थे। मुझे याद है नेगी साहब को मेघदूत जवानी याद था। क्या बात। मैं ऐसे तमाम जैसे ऐसे ही एक मैथमेटिक्स में प्रोफेसर थे, प्रोफेसर टीपति जी, आप उनसे वेदों पर बात करिए। वाह, मैथ के प्रोफेसर थे। उनसे आप दर्शन के चिंतन सरणियों पर बात करिए। ये अभी हिंदी साहित्य में वागीश शुक्ल हैं। जी, वागीश जी हैं, जानता हूं मैं, विद्यानिवास जी के रिलेशन में है वो। मैं मिला हूं, उनके घर भी गया हूं। तो उन्होंने, जानते हैं, जब नेगी साहब किसी विद्यार्थी से बहुत प्रसन्न होते थे तो उनका संबोधन होता था निशाचर कहीं के। तो मैं उनको जाके छेड़ने पहुंचा था, तो उनको लगा कि हमको ये छेड़ने आया है। उन्होंने मुझसे कहा कि निशाचर कहीं के, लाइब्रेरी में जाओ, अर्थशास्त्र निकालो और समाजशास्त्री ने जो भूमिका लिखी उसको पढ़ो, मैं तुमको कुछ नहीं बताऊंगा। क्या बात। यानी उन गुरुओं का पूरा
जोर इस बात पर था, मूल देखो, क्या मूल ग्रंथों को देखो। आप ठीक है, आप स्क्रीन के माध्यम से इलाहाबाद संग्रहालय की सारी बीथिकाओं की, कलाकृतियों की एक स्टोरी बना के तैयार कर सकते हैं, उसे प्रदर्शित कर सकते हैं, लेकिन किताब गूगल में पढ़ने पर और किताब को हाथ में लेकर पढ़ने का उसकी महक ही अपने आप में एक शिक्षा है, किताब हाथ में लेने की जो अंतर है वो आप अनुभव ही कर सकते हैं, उसे बता नहीं सकते, स्क्रीन पे तो नहीं देख, वो आप बता नहीं सकते। तो किसी भी चीज के स्पर्श का, क्या बात कही, स्पर्श से जो तृष्णा उत्पन्न होती है और वह तृष्णा आपकी अभिरुचि के रूप में तब्दील करती है आपको। क्या बात, बहुत सुंदर बात, बहुत सुंदर बात। जब वो अभिरुचि बनती है तब आपका वो पैशन बनता है, तब आप उसकी दीवानगी को महसूस करते हैं। इनफैक्ट कहूँ तो आपने इलाहाबाद को कितना स्पर्श किया? देखिए, इलाहाबाद को स्पर्श करने का सबसे बड़ा उदाहरण ये है कि मैं यहीं पैदा हुआ, यहीं पढ़ा और यहीं सेवा में हूँ। क्या बात, आपकी तृष्णा अभी तक बनी हुई है इलाहाबाद को जानने की? बिल्कुल बनी हुई है। इलाहाबाद, देखिए इलाहाबाद को आप 3 तरीके से देखिए। जैसे 1575 तक यह प्रयाग है जी, आदिकाल से लेकर के जी। 1575 तक ये प्रयाग है। सर, क्या कहीं ऐसा भी जिक्र है कि प्रयाग में पहले व्यक्ति नहीं रहते थे, मतलब केवल यहाँ मेला वगैरह लगता था? या बताता हूँ। और 1575 से 2017 तक ये इलाहाबाद है। अच्छा जी। और आज जब हम आप बात कर रहे हैं प्रयागराज, तो प्रयागराज है। तो इसके 3 स्वरूप हैं। देखिए यहाँ कितनी सुंदर बात आपने अभी यहाँ आके जोड़ी। हम शुरुआत में ही आपसे पूछे कि आप प्रयागराज के बारे में बोलेंगे या इलाहाबाद के बारे में, मैंने तीनों नाम लिया था, सम्मिश्रण करके सबको एक साथ बोल रहे हैं। तो आप बताइए फिर 1575 वाले इलाहाबाद के बारे में। 1575 का जो इलाहाबाद है उसका जिक्र आता है अकबरनामा में जी, जिसमें अबुल फजल लिखता है कि बादशाह ने 1575 में इलाहाबाद नाम का शहर बसाया जी। इसके पहले वो पयाग नाम का तीर्थ था। पयाग, ये लिखा है जी। और वहां से इलाहाबाद की यात्रा शुरू होती है। 1909 में ये यूनाइटेड प्रोविंस आगरा व अवध की राजधानी होती है। 1909 में, 1909 तक ये राजधानी रही है। उस बीच में आप यहाँ चर्चों का विकास देख सकते हैं। जी जी, शहर में अभी भी कई चर्च विद्यमान है, बाकायदा अपने सजीव रूप में विद्यमान है। चर्चों का विकास देख सकते हैं। इसके पहले खानकाह और दायरों का एक सिलसिला यहाँ मिलेगा। खानकाह से मतलब? खानकाह मतलब वो जगहें जहाँ पर लोग आकर के रुकते थे और अपना पूजा पाठ और ये सब चीज़ें करते थे, जहाँ तक अच्छा। मुझे पता है इसके बारे में। और शरण स्थली एक प्रकार से, हाँ, यात्राओं के शरण स्थल, हाँ, जहाँ पर तब आकर के वो अपनी इबादत वगैरह करते थे, इस तरह का था। तो ये उनकी स्थली थी। इलाहाबाद वो जगह था जहाँ पर ये दोनों संस्कृतियां एक होती हैं। इलाहाबाद स्वतंत्रता आंदोलन का भी साक्षी है। बिल्कुल, पहले प्रधानमंत्री भी यहीं से रहे और परिवार स्वतंत्रता आंदोलन के साक्षी के रूप में इलाहाबाद का जो स्वतंत्रता आंदोलन में योगदान है, ये नरम दल और गरम दल के बीच में एक सेतु बनाता है। क्या बात है, नई चीज बता रहे हैं आप। यानी गरम दल वाले लोग अगर कहीं कुछ क्रांतिकारी गतिविधियां कर आते थे तो उनको छुड़ाने का काम इलाहाबाद के तेज बहादुर सप्रू, मदन मोहन मालवीय जैसे लोग किया करते थे। तो ये एक ब्रिज था
इसके अलावा इलाहाबाद में एक कलम दल भी सक्रिय था। कलम दल? कलम दल। अच्छा अच्छा, वो ठीक है, ठीक जो है। अपने लेखन के माध्यम से, क्या बात है, कलम दल, वाह। जो अपने लेखन के माध्यम से स्वतंत्रता आंदोलन की गतिविधियों को न केवल इतिहास के दृष्टि से दर्ज किया, बल्कि तत्कालिक लोगों को प्रेरित और प्रोत्साहित भी किया। बहुत सुंदर। इसमें आप तमाम नाम ले सकते हैं। आपने पहले जितने नाम लिए उसमें से 4-5 नाम। बालकृष्ण भट्ट का आप नाम ले सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। आप मदन मोहन मालवीय लीडर के संपादक थे जी, उनका नाम ले सकते हैं। राजर्षि पुरुषोत्तम दास टंडन का नाम ले सकते हैं। यही नहीं, इसके बाद ये हिंदी आंदोलन का भी एक बहुत बड़ा केंद्र बना, और हिंदी साहित्य का कोई भी ऐसा साहित्यकार नहीं था जो बरास्ता इलाहाबाद में गुजरा हो। बिल्कुल बिल्कुल सहमत हूँ। हमारे संग्रहालय जिस गेट से आप प्रवेश करते हैं जी, उस गेट पर आज भी हमारे विकास प्राधिकरण ने एक शेड बनाया रखा है। हमारे एक बहुत ही बुजुर्ग साहित्यकार अभी जीवित हैं, मेरे बगल में ही रहते हैं, नीलकांत जी। जी जी जी। नीलकांत जी के मुंह से हमने ये सुना कि वहाँ एक शेड था, और उस शेड पर इलाहाबाद के परिमल और प्रगतिशील दोनों विधा के लोग आकर शाम को बैठते थे। जी जी, हिंदुस्तानी एकेडमी में परिमल यानी विजय द्रोणाचार्य शाही जी की बात हो रही है। जी जी, प्रगतिशील यानी, और हाँ, ये दोनों उस शेड में शाम को बैठते थे। क्या बात है, वाह। समस्या पूर्ति वहाँ हुआ करती थी। इसके और उनमें नाम किनके थे? दुष्यंत कुमार, अज्ञेय, धर्मवीर भारती, ये सारे लोग उस गोष्ठी के गवाह होते थे। तो ये स्वरूप इलाहाबाद का भाषा को लेकर के, सृजनात्मकता को लेकर है। विश्वविद्यालय के अंदर और बाहर दोनों तरफ सृजन हो रहे थे। बिल्कुल। विश्वविद्यालय के अंदर धर्मवीर भारती, फिराक गोरखपुरी, विजयदेव नारायण शाही, हरिवंश राय बच्चन, बड़े बड़े नाम, ये लोग अगर सक्रिय थे, तो बाहर तमाम लोग, बालकृष्ण भट्ट, महावीर प्रसाद द्विवेदी, कुमार जी का नाम लिया ही आपने आज, आपके बाल मुकुंद गुप्त, गया प्रसाद शुक्ल सनेही, बलभद्र प्रसाद दीक्षित, ये माधव प्रसाद शुक्ल, बालकृष्ण राव, ये सारे नाम भी उस फहरिस्त में शामिल आप करिए। इन सारी चीजों को लेकर के इलाहाबाद बनता है। अब आप जब जिस प्रयागराज में हैं, वह प्रयागराज अब स्मार्ट सिटी है। मैं इसी तरफ आने वाला था, पूछने वाला था आपसे कि 2014-15 के बाद से सरकार ने इलाहाबाद पे काफ़ी फोकस करके काम किया, विकास कार्य काफ़ी किए, कई चीज़ें गिराई गई, कई पेड़ काटे गए, बहुत सी चीज़ें हुई। उसमें आप प्रयागराज को कैसे देखते हैं, और प्रयागराज के भीतर दबे हुए इलाहाबाद को कैसे देख रहे हैं? देखिए, क्या इस पूरे मतलब सारी जितनी गतिविधियां हुई, इनका मुख्य कारण कुंभ रहा, या कुंभ? जी नहीं, किसी भी परिवर्तन का कारण कोई एक घटक नहीं होता। मैं कह रहा हूं, क्या इलाहाबाद में प्रयाग की आत्मा मर गई थी? नहीं, कभी नहीं। क्या प्रयाग जीवित नहीं था? वो तो संभव नहीं है ना, मतलब कि जीवित ना रहा होता तो ये जो लंबी परंपरा चली आ रही है। उसी तरीके से क्या प्रयागराज में इलाहाबाद और प्रयाग नहीं जीवित रहेंगे? बिल्कुल जीवित रहेंगे, क्योंकि हर कालखंड का कुछ योगदान होता है, और वह योगदान उस शहर के इतिहास को समृद्ध करता चलता है। और अगर आप शहर के इतिहास की समृद्धि को देखेंगे, तो क्या स्वतंत्रता आंदोलन में
इलाहाबाद का योगदान नहीं आएगा? वहां क्या आप प्रयागराज या प्रयाग लिखेंगे? नहीं भाई, वहां तो इलाहाबाद ही। या जब कुंभ की बात होगी तो क्या आप प्रयाग का नाम नहीं लिखेंगे? क्या जब यहां के भरद्वाज आदि ऋषियों की बात होगी तो क्या वहां इलाहाबाद आएगा? प्रयाग ही आएगा। तो हर कालखंड की अपनी एक पहचान होती है। आज जब हम प्रयागराज में बैठे हैं तो 3 तरीके से देखिए इसे। जनसंचार, जन सुविधा और जनसंख्या। क्या बात? जनसंचार ने एक औरा खड़ा किया, आवरण खड़ा किया कि आधुनिक प्रयागराज का स्वरूप कैसा होगा। जन सुविधाओं ने आपको आकृष्ट किया। परिणाम क्या हुआ? जनसंख्या बढ़ी, आने वालों की संख्या बढ़ी, आबादी बढ़ी। और आबादी के लिए स्थान चाहिए, स्पेस चाहिए, क्योंकि उसी के सापेक्ष सुविधाएं चाहिए आपको। बिल्कुल बिल्कुल। ऐसे में ये जो जितने परिवर्तनकारी आयाम सामने आ रहे हैं, ये आलोच्य नहीं है। जी, ये सही बात बताई आपने। क्योंकि सुविधा और समर्थन दोनों महत्वपूर्ण है। बिल्कुल। अगर सुविधाएं चाहिए होगा तो उसका समर्थन कौन करेगा? सरकार के अलावा कौन करेगा? आज कुंभ में सरकार हर आदमी तक पहुंचने की कोशिश कर रही है। जी बिल्कुल। कि एक एक व्यक्ति को कोई असुविधा ना हो। ये सुविधाएं देखने को मिली पिछले लगातार के कुंभ में, और इस बार महाकुंभ की तैयारी दिख रही है। तो यह जो दृष्टि है, वैसा पहले कभी दिखा नहीं था। उतनी साफ सफाई, उतनी व्यवस्था, सिस्टमैटिक सिस्टम। जी। और यही कारण है कि इसका जो अंतर्राष्ट्रीय ऑरा क्रिएट हुआ। जी जी। प्रयागराज की छवि सुधारने में इलाहाबाद जी, उसने इस आयोजन को हेरिटेज बना दिया। सर, आपने बीच में हम लोग जब बात कर रहे थे तो अर्थशास्त्र के बारे में अपनी जिज्ञासा व्यक्त की। मैं बस एक सवाल ये जानना चाह रहा था कि इलाहाबाद का जो अर्थशास्त्र है, प्रयागराज का जो अर्थशास्त्र है, वो संगम पर किस तरीके से निर्भर होता है? यहाँ की जो एक संरचना है कुंभ की, महाकुंभ की जैसे आयोजनों की, कैसे कंट्रोल करता है? क्योंकि मुझे जहाँ तक दृष्ट होता है, मैं जहाँ तक देख पाता हूँ, लगता है कि 80% आबादी महाकुंभ से मिलने वाले धन पर ही निर्भर है। यहाँ की 80% आबादी। आपको कैसा महसूस होता है इस विषय में? देखिए, संगम एक शाश्वत स्थल है। ये प्रयाग में भी था, इलाहाबाद में भी था और प्रयागराज में भी है। बिल्कुल। प्रश्न ये है कि इस संगम पर आने वाले कितने लोग हैं? भरद्वाज के समय में भी माघ मकरगत रवि जब हुई, तीरथ पति ही आओ सब कोई। भरद्वाज के पीरियड में भी। बिल्कुल। ठीक है। और इलाहाबाद में भी कम से कम मुझे 76 और 76 के बाद आयोजित होने वाले कुंभ और अर्धकुंभ याद है। वाह। और मेरे सामने बहुत सारी व्यवस्थाएं बदली।
तब इतने संसाधन नहीं थे। आज संसाधनों का विकास है। जी। मैंने पहले ही कहा कि जनसंचार और जन सुविधाएं, ये दोनों बढ़ी हैं। अर्थ तंत्र की जो बात है, बाजारीकरण बढ़ा है। वाह, सही बात। आज हर कुछ अर्थ के नजरिए से देखा जा रहा है कि अर्थ किस तरीके से बढ़े, रेवेन्यू किस तरीके से बढ़ाया जाए। अगर इस एक दूसरे शब्दों में कहें तो मुख्य मामला यही है, रेवेन्यू किस तरीके से बढ़ाया जाए, क्योंकि सब कुछ अर्थ पर केंद्रित है। और अगर अर्थतंत्र मजबूत नहीं होगा तो ये सारी सुविधाएं धराशायी हो जाएंगी। और इसीलिए इस तरह के इवेंट्स जो आस्थाओं से जुड़े हैं, श्रद्धा से जुड़े हैं, विश्वास से जुड़े हैं, उनकी इस बहाने इन सारी जन सुविधाओं और जन संचार के माध्यम से मार्केटिंग हो रही है। सर, एक आखिरी प्रश्न जैसा समझिए कि प्रयागराज में जो ये कुंभ आयोजित हो रहा है या होता रहा है वर्षों से, इसका इतिहास आप ही बता सकते हैं बेहतर तरीके से, कब से हो रहा है। कई विवाद भी हैं, कई लोग हर्षवर्धन के समय से मानते हैं, कई लोग उसके पहले से मानते हैं। क्योंकि हर्षवर्धन के समय के जो साक्ष्य हैं वो ये कहते हैं कि इस मेले में वो आते थे, दान करके जाते थे। इसका मतलब वो पहले से मेला रहा। ये सब तो ठीक है, अपनी जगह बातें जैसी भी हैं, इस विषय पर किसी दिन विस्तृत चर्चा करेंगे। मैं बस ये जानना चाह रहा था कि जो संस्कृति, जिस एकीकरण और जिस सद्भावना के लिए या जिस ग्रह छत्रों के क्रम में आने के लिए इस मेले का के लिए इकट्ठा होते थे लोग, वो कितना बदला है, कितना विद्रूप हुआ है, किस रूप, मतलब आपको कैसा दिख रहा है? देखिए, आप ये मानते हैं ना कि भारत पर आज तक जितने आक्रमण हुए जी, वो सांस्कृतिक आक्रमण हुए, यहां की संस्कृति को बदलने के लिए आक्रमण हुए। इसको परिवर्तित कर दिया जाए, क्योंकि भारत अपनी संस्कृति के कारण ही भारत था जी, और भारत है और आगे भी रहेगा। ऐसी स्थिति में जो आप कुंभ की बात कर रहे हैं, दरअसल मूल रूप से सनातन संस्कृति जी, का धरणी बंद करने का काम आदि शंकर ने किया जी, और उसके लिए उन्होंने चारों दिशाओं में शिवलिंग की स्थापना की। जो बचा वहां शक्तियों के पीठ बन गई। शक्तिपीठ बने जी। भारत का जो पहला उल्लेख है वो महाभारत के भीष्म पर्व में आता है जी। और मैं उसे कहता हूं कि भारत का पहला राष्ट्रगीत है जो महात्मा व्यास ने लिखा। वाह। कुंभ की कल्पना बाद की कल्पना है जी। कुंभ कोई त्योहार नहीं है, कुंभ एक ज्योतिषिक संयोग है। और इस ज्योतिषिक संयोग में एक काल आता है जिसे अमृत काल कहते हैं जी, जी। और वह अमृत काल में ही स्नान का पुण्य फल है। और यह ज्योतिषिक जो संयोग है वो 12 वर्ष पर क्रिएट होता है, बनता है जी। तो अब आपने एक प्रश्न किया कुंभ के स्वरूप की बात। सन 76 में जो
जब कुंभ आयोजित हुआ था, जी। तो उस समय सरकार ने सुविधा दी थी। गंगा के इस किनारे जो ये पूरा एरिया है, तब अरैल में बहुत कम उधर से लोग स्नान करते तो थे, लेकिन जैसे आज उधर टेंटेज और तमाम कंपनियां और सारी चीज़ें आके उस पार इस पार जगह नहीं मिल रही है, तो उस पार दिए जा रहे हैं। पिछली कुंभ में हमने देखा विदेशी सब उधर, पूरे अंतर्राष्ट्रीय वर्ग उधर ही टिका हुआ था। तब इसका स्वरूप एक आध्यात्मिक स्वरूप के रूप में होता था। और अब ये व्यापार, आज तब इतने कार मोटर ये सारी सुविधाएं नहीं थी। निरंजनी और निर्वाणी 2 अखाड़े हुआ करते थे। अच्छा। और उधर जूना और उदासी 4, कुल मिला के 4 अखाड़े। 4। और अभी तो, और इनका क्षेत्र प्रवेश होता था। क्षेत्र प्रवेश से तात्पर्य मतलब मेले में जब ये प्रवेश करते थे, अच्छा, वो जो शोभा यात्रा निकलती थी संतों की, वो स्मृति आज भी मुझे चमत्कृत करती है। क्या बात। नर्मदा नाम का एक हाथी हुआ करता था। अच्छा। बहुत विशाल, और उसके दोनों तरफ उसके ऊपर जो चादर कढ़ाई वाली ओढ़ करके, और सजा बजा हाथी, और उसके दोनों तरफ बड़े बड़े घंटे 2 लटके रहते थे, तो जैसे चलते हुए उसकी आवाज, वो उसका चलता जो आजकल हूटर का काम होता है ना, वो करता था वो। और उसके पीछे उस अखाड़े का निशान चलता था। वो शोभा यात्रा बग्घियों पर निकलती थी, और एक लंबी जुलूस, आगे आगे घुड़सवार पुलिस और पीछे घुड़सवार पुलिस, और बीच पे पता नहीं कितने समूह बैंड बाजों के, तरह तरह के। और उसमें जो एक दृश्य क्रिएट होता था, उसको देखने के लिए सड़क के दोनों तरफ जन समुदाय खड़ा होता था। और संतों के दर्शन के अवसर के रूप में लोग उसमें देखने आते थे। कोई फूल फेंक रहा है, कोई माला फेंक रहा है, कोई हाथ जोड़े खड़ा है। इस तरीके से मैंने 76 का मुझे वो शोभा यात्रा मुझे याद है। अपने को शैतानी भी याद है आपको, जो संगम में की हो आपने? जी, वो भी था। माँ के साथ हम जाते थे, और अक्सर काफ़ी चलना पड़ता था। अब बच्चा कितना चलेगा, तो अक्सर जो है हम लोग ये जिद करते थे कि अब चला नहीं जा रहा है, तो माँ हम लोगों को गोद में उठा लेती थी, क्योंकि भीड़ में कौन कहाँ चला जाए। तो वो भी हमने देखा। 88 के कुंभ में हम लोग रात में 3 बजे जाके स्नान किए। इतनी, तब तो आपकी उम्र ठीक रही होगी। था, तब तो ठीक था। तो ये अनुभव रहा। आज जो कुंभ आप देख रहे हैं, वो कुंभ, मैंने कहा ना, तब सरकार सुविधा देती थी। आज सुविधा के साथ साथ सरकार समर्पण भी दे रही है। वाह, ये जरूरी वाक्य बोला आपने। सुविधा के साथ साथ समर्पण भी दे रही है। समर्पण भी दे रही है। और उस समर्पण से जो समर्थन मिल रहा है, वह सनातन की शाश्वतता को निरूपित करता है। वाह, बहुत धन्यवाद, बहुत सुंदर वाक्य। आपने हमें इलाहाबाद के कई बिंब दिखाए जो हमने सोचे नहीं थे। बहुत धन्यवाद आपका। और इलाहाबाद की ऐतिहासिक और भौगोलिक परिस्थितियों पे हम किसी दिन और विस्तृत तरीके से आपसे बात करना चाहेंगे, समय के साथ आपके, और पूर्व सूचना जिससे आपकी तैयारी भी रहे। इसके लिए धन्यवाद। अभी आपने समय दिया, बहुत खुशी हुई। प्रयाग दर्शन पे हम जल्दी फिर जुड़ेंगे आपके साथ। बहुत धन्यवाद, बहुत धन्यवाद आपका।